6 देखिए, यहाँ पे उत्पादन संबंधी समस्या दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। देखिए क्या कर रहा है कि एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के 2 नमूने ए और बी बनाती है, ठीक है। नमूने ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, जबकि नमूना बी के प्रत्येक नग के लिए 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने के लिए 3 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 हैं। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपये का तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12,000 रुपये का लाभ कमाती है। नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या होगा, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। समझ लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 तरह के प्रोडक्ट बना रही है एक कंपनी, ए और बी, 2 प्रकार के नमूने बनाती है। अच्छा, प्रत्येक जो नमूना ए बना रही है उस पर 9 श्रम घंटा लग रहा है और नमूना ए पर जो पॉलिश करने का समय लग रहा है वह श्रम 1 घंटे का लग रहा है, ठीक है। नग बनाने के लिए 9 घंटा लग रहा है और पॉलिश करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में 9 घंटा लग रहा है और उस पर पॉलिश करने पे 1 घंटा लग रहा है, और जो दूसरा नमूना भी है उसके निर्माण में लग रहा है 12 घंटा मेहनत लग रहा है और 3 घंटा उसको पॉलिश करने पे लग रहा है। और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है कि ए जो बन रहा है उसके प्रत्येक नग पे 8,000 रुपये का और बी पे प्रत्येक नग पे 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ ये भी कह रहा है कि अधिकतम समय दिया गया है बनाने के लिए 180 घंटे और पॉलिश करने के लिए 30 घंटा। तो नमूना ए और बी जो है ये कितने कितने नग बनाए जाए प्रति सप्ताह कि लाभ अधिकतम हो, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कंपनी मॉडल ए या नमूना ए का एक्स तथा नमूना बी का वाई नग बनाना चाहती है या बनाती है, ऐसे कर लेते हैं, बनाती है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं जो हमारा डाटा दिया है उसको हम लोग इसमें लिख सकें, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 4 रो और 4 कॉलम इसमें हम लोग ऐसे बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बनाने में जो समय लगता है उसको, बनाने में समय जो लगता है यहाँ दिया है घंटा में, और यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिश करने में समय, पॉलिश करने में समय, पॉलिश करने ये भी लिख देते हैं घंटे में, ठीक है। अच्छा, 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, देख लीजिए, नमूना ए और दूसरा नमूना क्या है, बी है। और यहाँ पे लिख देते हैं अधिकतम, या फिर अधिकतम ही लिखते हैं, अधिकतम जो समय दिया गया है वो, ठीक है, या उपलब्धता लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा, उपलब्धता, ठीक है, समय की जो उपलब्धता है वो। देखिए नमूना ए जो है उसके प्रत्येक नग के निर्माण में 9 घंटा लगता है, समय बनाने में 9 घंटा लगता है और पॉलिश करने में 1 घंटा लगता है। नमूना बी के प्रत्येक नग के निर्माण में 12 घंटा और उसके पॉलिश करने में 3 घंटा लगता है।
और बनाने के लिए टोटल समय उपलब्ध है मैक्सिमम 180 घंटे का, और पॉलिश करने के लिए अधिकतम 30 घंटे का समय उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, इस पे लाभ जो हो रहा है उसको यहाँ पे लाभ दर्शा दे रहे, लाभ, लाभ है ना, लाभ रुपए में प्रति नमूना। देखिए कितना कितना लाभ हो रहा है, तो प्रत्येक नग पर ये 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है ए वाले पे, और बी वाले पे 12,000 रुपये का लाभ होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाना है हमें अधिकतम लाभ के लिए ना, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो एक्स संख्या में बन रहा है ए वाला, तो ए पे कितना लाभ होता है 8,000 रुपये प्रति पे, तो यहाँ एक्स बन रहा है तो 8,000 एक्स हो जाएगा, प्लस वाई बन रहा है बी नमूना, तो इस एक पे 12,000 लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे ये 8,000 एक्स हो गया और प्लस में 12,000 वाई हो जाएगा, है ना। एक पे 8,000 लाभ हो रहा है तो एक्स संख्या तो 8,000 एक्स हो जाएगा, और इस पे 12,000 हो रहा है नमूना बी पे, और वाई बन रही उनकी संख्या तो 12,000 वाई आ जाएगी। चलिए फिर अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे समय के हिसाब से यहाँ पर 2 समीकरण और तैयार करेंगे। तो देखिए नमूना एक्स ए को बनाने में, नमूना ए को बनाने में 9 घंटा लगता है, एक नमूना ए को बनाने में 9 घंटा लगता है, तो एक्स नमूने को बनाने में 9x लग जाएगा, और प्लस बी को बनाने में एक नमूना बी को बनाने में 12 घंटा लगता है, और वाई उनकी संख्या है तो 12 वाई हो जाएगा, और अधिकतम हमारे पास समय कितना दिया है उपलब्धता 180 घंटे का। ठीक है। चलिए इसमें से हम लोग कॉमन 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 180, ये जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है। अच्छा दूसरे के लिए यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका ऋणोत्तर विरोध भी आएगा, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल होगा y भी, यानी कि नग का जो संख्या होगा 0 या 0 से अधिक होगा ना जी। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 समीकरण यहाँ पे हमें ये मिल रही है रैखिक असमीकरण, तो हम लोग इन्हीं का नाम खींचेंगे, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 60, और यहाँ x प्लस का 3y इक्वल टू में 30। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 चार्ट बना लेते हैं इनके लिए, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे। चलिए हम लोग इनके 2 सॉल्यूशन इसमें निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमने 2 चार्ट यहाँ पे ले लिए, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर x y, x का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो यहाँ 15 आ जाएगा, y का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो 20 आ जाएगा, x का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो y का 10 आ जाएगा, और y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ 30 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो ये हमने यहाँ ग्राफ ले लिया है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं यहाँ y एक्सिस। ध्यान से देखो यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ पर आपका x डैश y और ये आपका y डैश। देखिए यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 0,15, तो ये हो जाएगा 0,15। दूसरा है 20,0, तो ये हो जाएगा 20,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। और इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 60। दूसरे के लिए देखते हैं 0,10, ये हो जाएगा 0,10, और दूसरा हो जाएगा 30,0, यहाँ पे हो जाएगा 30,0। ध्यान से देखिए, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी,
यही ना आएगी आपकी रेखा। चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, x प्लस का 3y इक्वल टू में 30। अब देखिए अब हल क्षेत्र का पता लगाते हैं, तो हम लोग 0 0 पर असमीकाओं को चेक कर लेते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, देखिए हमारी असमीकाएं ऊपर क्या है, तो इसमें रखेंगे और एक इसके पहले था 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 लेस देन है ना जी 60 से, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरे वाले को चेक करेंगे, यही रहा 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 0 इज लेस देन 30 और इक्वल टू, तो ये भी सत्य दिख रहा है, तो दोनों सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र आपका यह वाला क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा। तो हल क्षेत्र ये हो गया। इसके कोणीय बिंदु देखिए, एक ये बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु जिसका निशान 0 0, एक ये हो जाएगा A, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद बिंदु B और एक ये C, तो ये B का निर्देशांक क्या होगा पहले इसका पता करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में, तो 3x प्लस का 9y है ना, और बराबर में 90 हो जाएगा, 3 से गुना करें ना जी। चलिए, और यह है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 60। चलिए यह माइनस 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 ये कट जाएगा, 5y इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। y का मान 6 हम लोग इसमें रख देते हैं, तो यहाँ 6 रख देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। y का मान यहाँ 6 रखेंगे तो 6 तिया 18, 18 जाके उधर घट जाएगा, तो 18 जाके घटेगा तो x का आपका 12 आ जाएगा। तो x का 12 और y का 6, x का 12 और y का 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 20,0, B 12,6 तथा C 0,10 है, तथा C 0,10 है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इनके मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक ये चार्ट बना लेते हैं। चलिए हो गया ये। अब इसके बाद देखिए, चलिए सॉरी, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। यहाँ पे 4 वैल्यू है ना, एक और इसमें बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं जो z इक्वल टू में दिया था, z इक्वल टू ऊपर क्या था जी, तो 8000x प्लस 12000y, 8000x प्लस 12000y। ध्यान से देखिए, कोणीय बिंदु को यहाँ पर लिखते हैं। क्या है कोणीय बिंदु, 0 0, फिर 20 0, फिर 12,6 और 10, यही ना है जी कोणीय बिंदु। चलिए तो हम लोग इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 8 दूना 16, और इस पे लग जाएगा 3 और एक 4 को 0, 1,60,000। इसमें रखेंगे तो 12 अट्ठे 96, और इस पे 3 को 0 लगेगा, और प्लस में इसमें इससे गुना करेंगे तो 12 छक 72, और इस पे भी 3 0। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 168,000, 1,68,000। और इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है किस पे, एट 12,6 पर। तो हम लोग यहाँ पे 12,6 पे हो रहा है, तो 12 हो जाएगा आपका वैल्यू एक ए नग की संख्या और ये बी नग की संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए जो नमूना था उसकी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः नमूना ए के 12 तथा नमूने बी के 6 नग होने पर
होने पर लाभ या महत्तम लाभ 1,68,000 रुपए का होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पे जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।